नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सायर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, जिसका एक पार्ट 1 है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता ऐसा घटित हुआ या ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। साथियों, इतिहास जो है ये अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की असीमता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। यहाँ दो शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। तो संस्कृति जो होती है वो क्या होती है? मानव के समस्त क्रियाकलाप उस संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। तो सभ्यता जो होती है वो भौतिक पहलुओं को देखा जाता है और संस्कृति में मानव के व्यक्तिगत पहलुओं को, समस्त क्रियाकलापों को देखा जाता है। देखिए, इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच का एक क्या है? अनंत संवाद है। अब चलिए देखते हैं इतिहास का विभाजन। देखिए, इतिहास को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल इसी को कहा जाता है, प्री हिस्ट्री पीरियड। देखिए, इस काल के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। ये आदिम लोगों का इतिहास है। अब पाषाण काल जो है इसी के अंतर्गत रखा गया है। इसे आकेठक और खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इस काल के लोगों को लिपि और अक्षर का ज्ञान तो था, लेकिन उनके द्वारा जो भी लिखित साक्ष्य मिले उनको पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल की जो लिपि है वो चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इतिहास का वह काल जिससे लिखित सामग्री जो प्राप्त हुई है, लिखित साक्ष्य, उनको पढ़ा जा सका है, तो वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। चलिए आगे देखते हैं इतिहास के जन्मदाता कौन है। तो साथियों, इतिहास के जन्मदाता जो हैं वो आपके हैं हेरोडोटस। देखिए, हेरोडोटस जो है यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त है और हेरोडोटस ने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। और रोमन दार्शनिक सिसरो ने इन्हें इतिहास का पिता कहा है। और हेरोडोटस द्वारा लिखी पुस्तक जिसका नाम हिस्टोरिका है, यह इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, हिस्टोरिका। चलिए आगे हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए, इतिहास जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इतिहास जानने के मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आइए पुरातात्विक स्रोत को देखते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पहला आपका है अभिलेखी साक्ष्य, दूसरा है मुद्रा साक्ष्य, तीसरा है स्मारक साक्ष्य। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभिलेखी साक्ष्य। देखिए, अभिलेख का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है, अर्थात एपिग्राफी के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा जब कोई बड़ा कार्य किया जाता था तो वह पत्थरों पर खुदाई करवाकर उसका अंकन करवाते थे, जिसे अभिलेख कहा जाता था। और देखिए, विश्व का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिला है वो 1400 ईस्वी में एशिया माइनर के निकट एक जगह बोगज गोई। कौन सा जगह है? बोगज गोई। यहीं से जो है सबसे प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है। और भारत में जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका है, वो अपठनीय है। और भारत में प्रथम पठित अभिलेख जो मिले हैं वो अशोक के हैं। देखिए, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? ट्रेम्पे थेलर ने की थी। और अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो उन्हें पढ़ने का कार्य किया था जेम्स प्रिंसप ने। आइए आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए, भारत में सती प्रथा क्या है? सती प्रथा के जो प्रमाण मिलते हैं वो भानुगुप्त से संबंधित अभिलेख एरण अभिलेख में मिलते हैं। सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो एरण अभिलेख में मिलता है। और एक अभिलेख आपका ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और इस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। और एक अभिलेख और मिलता है समुद्रगुप्त का, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्त। और प्रयाग प्रशस्त को किसने लिखा? हरिसेन ने। और प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख है आपका कौशाम्बी अभिलेख। ये किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम से। और इसी कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है।
तो अभिलेखों संबंधित हमने कुछ चीज़ों को देखा। आइए देख लें मुद्रा लेख, जो मुद्रा शास्त्र होते हैं या मुद्रा लेख, उसमें देखते हैं सिक्का। अब देखिए सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और जो प्राचीन काल के सिक्के थे उनको आहत सिक्के या पंचमार सिक्का कहा जाता था। और प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो मिले हैं उनको करसापण या पण कहा जाता था। और सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किसने चलवाए? हिंद यवन शासकों या ग्रीक शासकों ने चलवाए। और सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो कुषाणों के द्वारा चलवाए गए। आगे आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए ये क्या है? शीशे के सिक्के। अगर कहीं पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के लोगों ने चलवाया, तो सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था। आगे आइए देखिए। और सर्वाधिक, अब यहाँ है सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए? तो गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए। आगे देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा को किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए एक है चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का जो एक थे निजाम भिस्ती, इन्होंने ही चलवाया था। और आपको मोहम्मद बिन तुगलक भी मिल जाएंगे। और रुपये नामक सिक्का जो चलवाया था, ये किसने चलवाया था? शेर शाह सूरी द्वारा चलवाया गया था। और एक आता है दीन इलाही सिक्का। दीन इलाही सिक्का जो है अकबर के द्वारा चलाया गया था। आगे आइए देखते हैं। देखिए कागज़ के नोटों का प्रचलन 1800 ईस्वी में चलाया गया, जिस पे किसका चित्र बना था? महारानी विक्टोरिया का। आगे आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए 1947 के बाद कृषि प्रधान मुद्राओं का प्रचलन हुआ। ये आपका 96 है। 1996 ईस्वी में सर्वप्रथम महात्मा गांधी का चित्र जो है नोटों पर अंकित किया गया। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। देखिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी वो वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर ने उन्हीं की सहायता से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आइए देखते पुराणों में युग। देखिए पुराणों में युगों की संख्या जो है 4 बताई गई है। पहला आपका है सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा क्या है? कलयुग। और क्या बताया गया है? हर युग अपने पिछले युग से घटिया होगा। क्या होगा? खराब होगा, घटिया होगा। आइए तिथियों के बारे में समझते हैं। कहीं कहीं हम लोगों को मिल जाता है BC मिलता है, उसी को अंग्रेजी में ईसा पूर्व हम लोग लिखते हैं। और AD मिल जाता है, ईसवी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है। देखिए अंग्रेजी में जो BC है इसको बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसी को हिंदी में ईसा पूर्व हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और कभी कभी कहीं कहीं हम लोग देखते हैं क्या मिलता है? AD मिल जाता है, ईसवी लिखा जाता है। और AD को क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। ये क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का समय। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का समय। आइए कुछ चीज़ों को और देखते हैं। देखिए भारत में म्यूजियम का इतिहास। भारत में म्यूजियम का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। और भारत का प्रथम म्यूजियम जो है 1814 में कलकत्ता में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? 1814 में कलकत्ता में खोला गया। आइए अब चलिए हम लोग फिर से देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। और सबसे पहले इसमें देखते हैं मानव की उत्पत्ति। देखिए बहुत सारे विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेटस, जिसको नर वानर बोला जाता है, से ही ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो आज मानव के समान है। धीरे धीरे ये प्राणी क्या हुए? वृक्षों से उतर कर, पहले वृक्षों पर रहते थे, तो वृक्षों से उतर कर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर ही रहने लगे। और भारत में जो है इनसे संबंधित कोई जीवाश्म नहीं मिला है। भारत में इनसे संबंधित कोई जीवाश्म नहीं मिलता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं प्राइमेटस। प्राइमेटस क्या होता है? देखिए प्राइमेटस का अर्थ जो है नर वानर है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा इसके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेटस से आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ऐसे प्राणी आज से 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निवास करते थे। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आधुनिक मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ है। देखिए जो सबसे पहला मानव था उसको नाम दिया गया होमोनिड्स। और इनकी उत्पत्ति लगभग हुई थी आपकी प्लीस्टोसीन युग से, हिमकाल जिसको बोला जाता है, यहाँ से हुई। इन्हीं को क्या बोला जाता है? रामापिथेकस भी ये कहलाए थे। फिर इसके बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनको दक्षिणी वानर की संज्ञा दी गई। ये पहले वानर थे जो सीधा
खड़ा होकर चलते थे। फिर उसके बाद हमारे आए होमो हैबिलिस, जिनको कारीगर मानव बोला जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के ऐसे मानव थे जिन्होंने पहली बार पत्थरों से क्या किया, औजार बनाकर और उनका प्रयोग किया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कारीगर मानव बोला जाता है। फिर देखिए होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव, इन्हें पिथिंकाथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। ये पत्थर का हस्त कुठार अर्थात कुल्हाड़ी का निर्माण तथा अग्नि का आविष्कार भी इन्होंने किया। भारत में इनके जो साक्ष्य मिले हैं नर्मदा नदी के हथनौरा स्थल से मिले हैं, इनके कपाल मिले हैं हथनौरा से। अब अगला देखो, अगला जो हमारा है होमो सैपियंस निएंडरथल, ये क्या है, इसको बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी गई। ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। ये पहला मानव था जो मृतकों का क्या करता था, अंतिम संस्कार करता था। अगला मानव जो है होमो सैपियंस, जो आधुनिक मानव है उनको होमो सैपियंस की संज्ञा दी गई। अब जो हम लोग हैं होमो सैपियंस, ये क्या करते थे, गुफा में चित्रकारी, हाथी के दांत की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना, औजार बनाना, ये सब इनका काम था। तो हम लोगों ने मानव का कर्मिक विकास देख लिया। आइए आगे भी कुछ देखते हैं। अब देखिए हम लोग चलिए देखते हैं प्रस्तर युग, पाषाण युग, आदिम मानव। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक काल के जो औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं वे पत्थर या पाषाण काल के हैं, वह पत्थर के बने होते थे, इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। और पाषाण काल को देखिए 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नवपाषाण काल। चलिए सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल समझते हैं। अब देखिए पूरा पाषाण में क्या काल है, इसे आखेटक या खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। भारत में जो है पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि इनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। देखिए और अगला, मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, प्रकृति पर। आखेटक ये शिकार करके अपना भोजन एकत्रित करते थे, या कंदमूल से अपना भोजन प्राप्त करते थे। और देखिए इस काल के मानव को आग की जानकारी थी, परंतु ये आग का प्रयोग से अनभिज्ञ थे। इन्हें आग की जानकारी थी लेकिन ये लोग क्या थे, आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अब देखिए जो पूरा पाषाण काल का है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या हो जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल। अब देखिए इस काल के जो मानव थे वो मूलतः क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग करते थे। जो हथियार बनाते थे वो किससे बनाते थे, क्वार्टजाइट पत्थरों का। देखिए इस काल के जो उपकरण मिले वो मिलते थे 2 भागों में उनको विभाजित किया गया है। पहले जो उनके हथियार थे जिनको चापर चाबिंग पेबुल संस्कृत बोला जाता है, इसी को सोहन संस्कृत भी बोला जाता है। देखिए इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे क्या, सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। अब दूसरे जो उनके हथियार थे हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है, हैंड एक्स प्राप्त हुए हैं। देखिए इसके उपकरण मद्रास के समीप बादम दुराई से तथा अतिरकपक्कम से भी प्राप्त किए गए हैं, ठीक है, अतिरकपक्कम से प्राप्त किए हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मद्रास संस्कृति कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। आइए निम्न पूरा पाषाण काल। अब हम लोग देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। देखिए मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फिलेट पत्थरों का उपयोग होने लगा। अब देखिए इनमें क्या थी, फलकों की अधिकता थी। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। अब फलक क्या होता है, फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसका प्रयोग पत्थर तोड़ने के लिए किया जाता है। आइए उच्च पूरा पाषाण काल देखते हैं। देखिए उच्च पूरा पाषाण काल में इस युग के जो उपकरण होते थे ब्लेड होते थे, ठीक है। अब देखिए आधुनिक प्रारूप के जो मानव होमो सैपियंस का प्रथम उदय उच्च पूरा पाषाण काल से ही माना जाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा पाषाण कालीन स्थल हमारे कहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा कौन सा है, पहलगाम है। और पहलगाम ये आपका कहाँ स्थित है, हमारा कश्मीर में स्थित है। और ये देखो लिद्दर नदी के निकट से यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अब देखिए एक स्थान है पोतवार, ये आपके पंजाब पाकिस्तान में स्थित, यहाँ से जो है हस्त कुठार व काटने के औजार मिले हैं। तीसरा हमारा है हथनौरा जो आपके है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर जो है नर्मदा के नदी के निकट मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है।
ठीक है, क्या मिला है? मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। अगला हमारा है भीमबेटका। ये जो भीमबेटका है, मानव के सर्वप्रथम चित्रकारी के प्रमाण जो है भीमबेटका से ही मिले हैं। अब देखिए भीमबेटका जो है आपके मध्य प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ सबसे पुराने शैलाश्रय निवास प्राप्त हुए। मानव निर्मित गुफाओं के घर भीमबेटका से ही मिले हैं। अगला हमारा आदमगढ़, ये जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ से शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए हमारा क्या है, लोहदा नाला, ये भी उत्तर प्रदेश में। यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अस्थियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब पलवरम जो मद्रास में है, यहाँ से सर्वप्रथम हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले हैं। अतिरपक्कम, ये भी मद्रास में है। यहाँ से देखिए हैंड एक्स, क्लीवर, फलक आदि मिले हैं। तो ये हमारे जो हैं पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आइए मध्य पाषाण काल को देखते हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल जो है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में हुई। क्या हुई? सन 1857 ईस्वी में हुई। और किसने दिया था? सीएल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, सीएल कार्लाइज। इन्होंने ही क्या किया था, जो आपका विंध्य क्षेत्र वहाँ से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। अब देखिए मध्य पाषाण युग के जो औजार होते थे, ये छोटे पत्थरों से बने होते थे। किससे? छोटे पत्थरों से बने होते थे। इनको जो है माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। इस युग को आखेटक तथा पशुपालक काल के रूप में जाना जाता है। आखेटक तथा पशुपालक के रूप में जाना जाता है। और भारत में जो है मानव अस्थिपंजर के जो प्रमाण है वो मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। देखिए पशुपालन मध्यकाल से ही शुरू हुआ है। जो पशुपालन आपका है वो मध्यकाल से ही शुरू हुआ है। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। देखिए ये बागौर जो है, बागौर आपका है कहाँ पर? राजस्थान में है। यहाँ देखिए यहाँ से क्या मिला है? सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल मिला है। इसकी खोज किसने की है? उत्खनन का कार्य बीएन मिश्रा द्वारा कराया गया था। फिर देखिए लंघनाज है, ये गुजरात में है। यहाँ से क्या मिला? इसकी जो उत्खनन का कार्य किया था एच.डी. सांकलिया ने किया था। यहाँ रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। फिर अगला हमारा सराय नाहर राय, ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ से जो है मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत कुछ समाधि स्थल मिले हैं। और शवों को दफनाने की जो पद्धति थी उसका ऐसी थी, उनके सिर जो होते थे पश्चिम की ओर और पैर क्या होते थे? पूरब की ओर होते थे। एक कब्र से 3 मानव कंकाल भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नाहर से। अगला हमारा है मध्य महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण मिले हैं और स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और देखिए अगला हमारा है वीरभानपुर, ये पश्चिम बंगाल में है। इसके उत्खनन का कार्य बीबी लाल ने किया था। यहाँ जो है आवासीय बस्ती, पत्थर के औजार ये सब प्राप्त हुए हैं। और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है और होशंगाबाद ज़िले में। यहाँ देखिए शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थर के औजार और पशुपालन का जो है पशुपालन का प्रथम साक्ष्य यहीं आदमगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। तो ये सब हमारे क्या थे? मध्य काल के प्रमुख स्थल थे। आइए आगे हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। देखिए भारत में जो है नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज, कौन? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता था, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सुगुर नामक स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम पालिशदार कुल्हाड़ी के उपकरण खोजे थे। तो प्राइमरोज को जाता है। आगे देखिए नवपाषाण युगीन जो प्राचीनतम बस्ती है वो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। और मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस काल को जो है प्रथम खाद्य उत्पादक की संज्ञा दी गई। प्रथम खाद्य उत्पादक की संज्ञा दी गई। और इस युग के लोग जो थे वो क्या? पालिशदार पत्थर के औजारों का व हड्डियों का प्रयोग करते थे। अगला देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है? बुर्ज होम। अब देखिए बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है? भुर्ज वृक्ष का स्थान। क्या होता है? भुर्ज वृक्ष का स्थान। देखिए बुर्ज होम से जो है कब्र मिली हैं और जो कब्रें मिली हैं उनमें जो है मालिक और पालतू कुत्तों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और देखिए कुंभकारी जो व्यवस्था है, कुंभकारी जो सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिकोण होती है, दिखाई देती है। आग का प्रयोग करना इस काल में मानव सीख गया था। पहिए व कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल की देन है।
चलिए इससे संबंधित कुछ स्थलों को देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा हो गया मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से देखिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। गेहूँ की 3 और जौ की 2 किस्में यहीं से प्राप्त हुई हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। अगला हमारा है बुर्ज होम। अब देखिए बुर्ज होम जो है ये कहाँ है, कश्मीर है। यहाँ पर देखिए क्या मिले हैं, यहाँ कब्रें मिली हैं और कब्रों में पालतू कुत्ते और उनके मालिक के शवों को एक साथ दफनाया गया है, इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला जब हमारा है गुफ्फरकाल। ये गुफ्फरकाल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, ये कश्मीर में है। यहाँ से जो हमें प्राप्त हुई हैं चीज़ें, हड्डी के औजार व धूसर मृत भांडों के प्रमाण मिले हैं। हड्डी के औजार और धूसर मृत भांडों के प्रमाण में सिलबट्टा यहीं से मिला है। मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। हड्डी से निर्मित सुई और सिलबट्टा भी यहीं से मिला है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट ये है जो पूछा जाता है, कोल्डिहवा जो उत्तर प्रदेश में है। अब कोल्डिहवा से जो है ये यहाँ से धान के खेती के प्रमाण मिले हैं। और विश्व में सबसे पुराना जो है साक्ष्य इसी को माना जाता है। परंतु हमारे जो ये संत कबीर नगर जिला है, यहाँ पर एक स्थान है लहुरा देव। यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण 8000-9000 ईसा पूर्व ही मिले हैं। तो अगला देख लेते हैं मगहरा। ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ से जो है धान के अलावा जौ की खेती के भी प्रमाण मिले और पसवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अगला हमारा देखिए क्या है, चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ मिली हैं। हस्त निर्मित मृत भांड के प्रमाण मिले हैं। विश्व के प्राचीनतम मृत भांड के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अगला देखिए एक चिरांद है। चिरांद आपका बिहार में है। यहाँ से क्या आपको मिली है, देखिए नवपाषाणकालीन एकमात्र स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले, जो प्रायः किसके, हिरणों के सींगों से निर्मित थे। किससे, हिरणों के सींगों से निर्मित थे। अगला देखिए हमारा क्या, दाओजली हांडिंग। ये कहाँ, असम में है। यहाँ से जो है कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कृषि व पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला हमारा एक है सारा तारू, ये असम में है। यहाँ से आदिम कुल्हाड़ियाँ व अंकित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। क्या है, अंकित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, संगन कल्लू, ये कर्नाटक में है। यहाँ से जो है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। किसके, राख के टीले। और टीले मवेशियों के बाड़ों के स्थल थे। और जो ये टीले प्राप्त हुए ये क्या थे, जो मवेशी होते हैं, पालतू हमारे जानवर होते थे, उनके क्या थे, ये स्थल थे। अगला हमारा है पिकली हल, ये भी कर्नाटक में है। ये नवपाषाण युगीन पशुपालक, ठीक है, यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। ये गाय बैल बकरी भेड़ को पालते थे। यहाँ से भी राख का ढेर व निवास स्थल दोनों मिले हैं। तो ये हमारे नवपाषाणकालीन स्थल हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आज की क्लास में इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।